दोस्तों क्या हो अगर आपको पता चले कि एक ऐसा परिवार है जो पूरे यूरोप का मालिक है। उस परिवार के कंट्रोल में है यूरोप के सारे बैंक, फैक्ट्रियों के मालिक, राजनेता, सरकारी अधिकारी और राजदूत, इसके अलावा सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी। साल 2023 तक इस परिवार की संपत्ति लगभग 700 बिलियन डॉलर्स है। वहीं इलोन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन सभी की संपत्ति यानी नेटवर्थ को एक साथ जोड़ा जाए तो भी इनसे कहीं ज्यादा इस परिवार के पास पैसे हैं। इसके साथ अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इन सभी पर भी इस परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। इतना पैसा, पावर और दबदबा होने के बाद भी आज तक आपको इनका नाम भी पता नहीं है। इसके अलावा फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल दुनिया के रईस लोगों में भी इनका कहीं भी नाम तक नहीं आता, क्योंकि ये परिवार चाहता ही नहीं है कि इनके बारे में कोई जाने। यही कारण है कि किसी टीवी, अखबार और पब्लिक डिबेट में भी ये दिखाई नहीं देते। इस परिवार का नाम है बोलनबर्ग फैमिली। लेकिन ये परिवार आखिर है कौन? कैसे इनके पास इतने पैसे और पावर आए? क्या है इन सब का सीक्रेट? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। साल 1837 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी आई, जिसे द पैनिक ऑफ 1837 कहा गया। ये उस सदी की सबसे बड़ी मंदी थी। प्रॉपर्टी बाजार कंगाल हो गए, कॉटन की बाजार वैल्यू गिर गई, अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर थी, बैंकों के पास पैसा नहीं था और सारे व्यापार ठप हो गए। इतनी बेरोजगारी हो गई कि ये अमेरिकियों के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। वहीं एक और स्वीडिश नेवी के एक अधिकारी इसमें बड़ा फायदा देख रहे थे। इस अधिकारी का नाम था एंड्रयू ऑस्कर बोलनबर्ग। यह इंसान उस समय स्वीडिश की तरफ से अमेरिका में ही तैनात था। वो इस स्थिति को बड़े गौर से देख रहा था। वो मान रहा था इस समस्या की जिम्मेदार अमेरिकी बैंक हैं। साथ ही वो ध्यान भी दे रहा था कि किन गलतियों के कारण ये हालात बने और उसके देश के बैंक इस बड़ी फायदे की घड़ी को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, असल में स्वीडिश में मौजूद बैंक बहुत ही पुराने तरीकों से काम कर रहे थे। इसके अलावा उस समय पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना भी बड़ा मुश्किल काम था। साथ ही ब्याज बहुत कम था। इसके अलावा वो बैंक किसी व्यक्ति और कंपनी को भी कर्ज नहीं दिया करते थे। बैंक सिर्फ तिजोरी यानी लॉकर की तरह ही काम करते थे। ये वही वक्त था जब स्वीडिश में फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ रही थी, विदेशी कंपनियां देश में आ रही थी, अर्थव्यवस्था मजबूती पर थी और साथ ही रेल नेटवर्क की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी वहां की बैंक अपने काम में बदलाव नहीं कर रही थी। दोस्तों, कोई भी देश अपने बैंक से अर्थव्यवस्था में बदलाव करता है। यही कारण है कि अमेरिका आज अपनी बैंकों के बल पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब आप समझिए कि आखिर बैंक कैसे काम करते हैं, इनका काम करने का मॉडल क्या है। दोस्तों, आसानी से समझें तो जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, उन पैसों को बैंक किसी दूसरे को ब्याज पर देता है। यही ब्याज बैंक की कमाई है। इसके अलावा बैंक व्यापारियों, प्रॉपर्टीज और शेयर मार्केट में भी लगाकर पैसा कमाते हैं। बदले में आपको कुछ ही प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। लेकिन स्वीडिश वाले बैंक उस समय सिर्फ लोगों का पैसा जमा करते और बदले में चार्ज भी लिया करते। इसी कमी को वो नेवी ऑफिसर देख रहा था। साल 1856 में उसने खुद का स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक यानी SEB बनाई। दोस्तों, आज से 200 साल पहले बैंक खोलना इतना मुश्किल काम नहीं था। वहीं आज इतने नियम और शर्तों के अलावा इतना सारा पैसा भी चाहिए, इसलिए आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। उस समय बैंक खोलना जैसे गहने की दुकान खोलने जैसा था। ऑफिसर बेलनबर्ग ने लोगों को ये ऑफर दिया कि अपना पैसा जमा करवाओ और बदले में ब्याज भी पाओ। वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको अब ब्याज देना नहीं बल्कि लेना था। बस फिर क्या था, लोगों की बैंक में भीड़ लग गई। सब लोग अपना पैसा लेकर आ गए। वहीं स्वीडन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी खुल रही थी।
तो वो लोग कर्ज लेने आने लगे। अब SEB लोगों का पैसा व्यापारियों को कर्ज देने लगी। कुछ ही सालों में SEB पूरे देश में छा गया। अब देश में सभी का पैसा SEB में था और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो पैसा था वो भी SEB का ही था। अब SEB के मालिक ने खरीदना शुरू किया, जिसमें रेलवे, फैक्ट्रियां, बंदरगाह, जमीनें, अखबार जैसी सभी चीजें खरीद ली। अब स्वीडन में मौजूद ज्यादातर संपत्ति SEB के मालिक की ही हो गई। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग भी अब उसके लिए ही काम किया करते थे। इसके साथ अब ये सिलसिला विदेशों में भी चलने लगा, लेकिन वहाँ की सरकार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। इसलिए उसने नियम लागू किया कि कोई भी व्यक्ति बड़ी कंपनियों के सारे शेयर लंबे समय तक नहीं खरीद सकता। बेलेनबर्ग परिवार को इससे बड़ा झटका लगा, लेकिन उसका भी रास्ता निकाल लिया गया। उन्होंने एक इन्वेस्टर कंपनी AB बनाई और SEB की खरीदी सारी कंपनियों के अधिकार AB में ट्रांसफर कर दिए गए। इसके चलते सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। अब समय आ गया दूसरे विश्व युद्ध का। इस समय दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, जिसमें एक तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस, वहीं दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान। ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जहां लाखों लोग मर रहे थे। बेलेनबर्ग परिवार उसमें भी अपना फायदा उठाना चाहता था। उसने अमेरिका और ब्रिटेन को खूब बड़ा कर्ज दिया। साथ ही इनके दुश्मन जर्मनी के भी हथियार बनाने वाली कंपनियों को खरीद लिया। इससे हुआ ये कि युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी ने SEB यानी उनकी बैंक को देश में ब्रांच खोलने का अधिकार दे दिया, क्योंकि इन्होंने कंपनी खरीद हथियारों की कमी नहीं होने दी थी। क्या आपको पता है कि अमेरिका और अफगानिस्तान के युद्ध में भी 10 लोग अरबपति बन गए थे और अभी भी चल रहे रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी लोगों को खूब फायदा हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को युद्ध में फायदा होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। इसलिए कुछ लोग दुनिया में शांति चाहते ही नहीं है, क्योंकि युद्ध होने पर उनको फायदा मिलता है। अब आप सोचें कि क्या हथियार बेचने वाले चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान में झगड़ा ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके हथियार कौन खरीदेगा। अब आप समझ जाएं कि जब भी कभी कोई दो देश लड़ते हैं तो उसके पीछे किसी तीसरे का हाथ होता है, जिसका नाम कभी भी सामने नहीं आता। वोलेनबर्ग परिवार आज भी दुनिया में अपना दबदबा रखता है, वो भी बिना किसी को पता चले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।